देखो जो तुम्हें कल पर्सन लिखवाया गया था, क्या पर्सन लिखवाया गया था, पर्सन को ध्यान से पढ़ो। कल लास्ट वाली क्लास में जो पर्सन लिखवाया गया था, लेंथेनाइड क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन के क्या परिणाम होते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे लेंथेनाइड क्या हो। लेंथेनाइड तो वैसे हमें पता ही लेंथेनाइड क्या हो, लेकिन ये समझना में लेंथेनाइड अंकुचन क्या हो, ये बहुत जरूरी। लेंथेनाइड अंकुचन क्या हो, फिर इसका कारण क्या हो, इसका परिणाम क्या हो, क्यों हो लेंथेनाइड अंकुचन। अंकुचन का मतलब हो कम होना किसी चीज़ का, अंकुचन शब्द का मतलब हो कम होना। ठीक, अब ये क्या कम हो रहा है यहाँ समझेंगे हम। बोर्ड बना, ये कुछ लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व लिखे हुए देखो। एल ए से लेकर यहाँ सीरियम से स्टार्ट हो, वैसे इससे पहले एक तत्व आओ, उसका नाम है एल ए। लेंथेनाइड बोलो तो लेंथेनाइड एल ए होगा यहाँ, सीरियम तो ये सीरियम से लेकर यहाँ तक लास्ट तक एल यू तक, एल यू तक के तत्व रखे हुए हैं। और यहाँ ना नीचे वाली श्रेणी में तो ये ऊपर जो तत्व रखे हुए हैं ना, ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व नहीं है, ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व एल यू तक लिखे हुए। और यहाँ नीचे इस नीचे जो टेबल बनाई गई, इसमें पता क्या है, परमाणु त्रिज्या लिखी हुई है। ये परमाणु त्रिज्या सबकी इनकी घटती जा रही, देखो लगातार। पहले 187 थी, 183 हुई, फिर 182, 181, परमाणु त्रिज्या लगातार घटती जा रही। याद रखना है क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है। ये कौन सी श्रेणी की तत्व है, लेंथेनाइड श्रेणी। और नीचे आयनिक त्रिज्या, ये देखो 106, 103, याद नहीं करनी बिल्कुल भी ना, कोई सी कुछ नहीं याद करनी, बस यहाँ तक रिजल्ट निकलेगा। वो रिजल्ट हमारे काम का क्या परिणाम निकलेगा। 106, 103, 99, 98, 97 कम होती जा रही लगातार। देखो परमाणु त्रिज्या भी कम हो रही, लेंथेनाइड जो श्रेणी की तत्व है ना, उनकी जो परमाणु त्रिज्या भी लगातार कम हो रही, उनकी आयनिक त्रिज्या भी लगातार कम हो रही। और जब परमाणु त्रिज्या भी उनकी लगातार कम हो, उनकी आयनिक त्रिज्या भी लगातार कम हो, तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम लोग कहेंगे, इन लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंकुचन आ चुका। अंकुचन, अंकुचन। इसका कारण क्या हो वो भी हम समझेंगे, इसका कारण क्या हो, इसका कारण मैं यहाँ समझाऊंगा तुम्हें। इस चीज को, इसी चीज को तुम एक ग्राफ में भी दिखा सकते हो। इधर तो परमाणु क्रमांक लिखे हुए और इधर लिखी हुई है आयनिक त्रिज्या, इधर लिखी हुई आयनिक त्रिज्या, इधर लिखे हुए परमाणु क्रमांक तत्वों के। और देखो La3+ है, La3+ तो ये Ln3+ लिख रखा है ना, ये La3+ का ही काम कर रहा है। La3+, Ce3+, ये हमें याद नहीं करने बिल्कुल भी, ना लिखना ना पेपर में लिखना। पेपर में लिखना जो मैं लिखाऊंगा, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा बोर्ड पर, ना तुम याद कर सकते ना लिख सकते, इतना सारा कोई भी नहीं लिख सकता। समझ यही बात है, इस पेपर में नहीं लिखना बिल्कुल भी। ये इस ग्राफ में भी यही समझाया जाएगा। देखो लगातार ना इसकी परमाणु त्रिज्या, जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार कम होती रहती है। ग्राफ यही बता रहा बस। और जो कम होना हो ना लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या कम होना, उसे बोलो लेंथेनाइड अंकुचन। लेंथेनाइड अंकुचन। फिर हम पढ़ेंगे इस लेंथेनाइड अंकुचन का कारण क्या हो, क्यों कम हो रही त्रिज्या, उस हम कारण में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बताऊंगा क्या कारण। फिर मैं पढ़ूंगा अगर लेंथेनाइड तत्वों का अंकुचन होता रहा, इसका क्या रिजल्ट निकल कर होगा, क्या इसका क्या परिणाम होगा इसका निकल कर। तीन चीज पढ़नी, पहले तो पढ़ना लेंथेनाइड अंकुचन क्या है, फिर दूसरा पढ़ना लेंथेनाइड अंकुचन का कारण क्या है, फिर तीसरा पढ़ना लेंथेनाइड अंकुचन का परिणाम क्या है। फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग बनाओ लेंथेनाइड अंकुचन, हेडिंग बनाओ लेंथेनाइड अंकुचन। लिख दिया। तो लेंथेनाइड अंकुचन का क्या मतलब हो, लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हो ना, उसमें जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे, ऐसा करने परमाणु क्रमांक तो बढ़ता जाएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जैसे ही बढ़ेगा, लेकिन परमाणु की त्रिज्या हो वह लगातार घटती चली जाएगी, और जो परमाणु वो ना आयनिक त्रिज्या वो भी लगातार घटती चली जाएगी। तो दो चीज़ घटेगी, एक तो परमाणु त्रिज्या घटेगी इसकी, एक घटेगी आयनिक त्रिज्या। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया बोर्ड पर ताकि समझा सकूँ। लेंथेनाइड अंकुचन का क्या मतलब हो, जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ाएंगे, जिस श्रेणी दी कर एक टेबल सी हुआ, टेबल कहाँ गई हुआ, कल मैंने आवर्त सारणी से पढ़ाई थी नहीं, उसमें लेंथेनाइड श्रेणी में ऐसा करके चलोगे ना तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ता जाएगा। देखा, देखो ये लेंथेनाइड श्रेणी है हमारे नीचे, ऐसा चलोगे ना सी इधर लेकर लास्ट तक 58 से लेकर 71 तक चलोगे, ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता जाएगा, 58, 59, 60, 61, 62 बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ कम, दो चीज़ कम होती जाएगी, एक तो परमाणु त्रिज्या लिखी पिकोमीटर में, सारी मीटर में, सारे पिकोमीटर, 187 पिकोमीटर, 183 पिकोमीटर, 182 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब है एक प्रकार की दूरी है। आकार परमाणु, उनका परमाणु त्रिज्या कम होती जा रही और आयनिक त्रिज्या भी लगातार कम होती जा रही। इसी हम लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का अंकुचन बोलते हैं, अंकुचन।
कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंकुचन आ चुका। जब लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती जाती है, तो इसमें लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को हम अंकुचन बोलते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंकुचन आ चुका। समझ गई बात। इसका कारण क्या है, कारण यहाँ जानेंगे, फिर कारण जानने के बाद फिर जानेंगे इसका होगा क्या, क्या परिणाम आगा इसका, क्या रिजल्ट आगा इसका निकल कर, फिर वो पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो अभी लिखो लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर क्या क्या चीज घट रही है बताओ। परमाणु त्रिज्या घट रही और क्या घट रही, आयनिक त्रिज्या। परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, ब्रैकेट में लिखो पिकोमीटर में, ब्रैकेट में लिखो पिकोमीटर में, ब्रैकेट बंद कर दो। परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाती है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती जाती है। परंतु यह कमी बहुत कम होती है, परंतु यह कमी बहुत कम होती है। जैसे सी ई, यहाँ देखो लिखा है ना सीरियम सेरिलियम, सी ई से ऐसे लिखा, जैसे सी ई से एल यू, सी ई से एल यू तक जाने पर परमाणु त्रिज्या, तक जाने पर परमाणु त्रिज्या तक जाने पर परमाणु त्रिज्या, बताओ यहाँ देखो कितनी परमाणु त्रिज्या, 183 नहीं है, कितनी परमाणु त्रिज्या 183। जब एल तक पहुंच जाएगी तो कितनी जाएगी 173 तक। अभी क्या लिखा तुमने बताओ, सी ई से एल यू तक जाने पर परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है। सी ई से एल यू तक जाने पर परमाणु त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है, 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या, इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या Ce3+ से, बस अब ऐसे लिखना Ce, इसके ऊपर 3+ लगा देना, Ce3+ से Lu3+ तक, Ce3+ से Lu3+ तक जाने पर 103 पिकोमीटर से 85 पिकोमीटर रह जाती है। 103 पिकोमीटर से, देखो नीचे लेना में 103 पिकोमीटर से लेगा, यहाँ लास्ट तक जाते जाते ना 85 मीटर रह जाएगी, 85 पिकोमीटर रह जाती है, 103 पिकोमीटर से 85 पिकोमीटर तक रह जाती है। इस प्रकार
परमाणविक तथा आयनिक आकारों में होने वाली कमी को ही, इस प्रकार परमाणविक तथा आयनिक आकारों में होने वाली कमी को ही लेंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। इस प्रकार परमाणविक तथा आयनिक आकारों में होने वाली कमी को ही, इस प्रकार परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली कमी को ही लेंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। तुम चाहे तो इस वाले टेबल को बना लो, लेकिन पेपर में ना बनाओ, यहाँ बना लो, लेकिन पेपर में तुम बना नहीं सकते इसे, तो यहाँ तक बना लो इसे। पेपर बनाना हो कैसे बनाओगे ऐसा, ऐसे लेंथेनाइड अंकुचन तत्व लिखा है, पहला तत्व लिखा है, डैश 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 है, लास्ट का तत्व लिख दिया। दो तो तत्व याद रख सको। परमाणु त्रिज्या लिखा है, आयनिक त्रिज्या लिखा है, पहला तत्व लिखा है यहाँ तक का, पहले दो तत्व लिखे, लास्ट का 173 लिख दिया। पेपर में कैसे बनानी इसे, ठीक। आयनिक त्रिज्या में लिखा है, यहाँ ये लिखा है यहाँ तक 103 वाला डैश 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 करा 85 पिकोमीटर तक लिख दिया। तो ऐसे ही नहीं बना लो भी अपने उत्तर में ही, अभी बनाओ से यहाँ तक, और ये वाला ग्राफ भी बनाओ। देखो जब हम लेंथेनाइड श्रेणी तत्वों में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाएंगे तो इस पर ना जो चार्ज जो वो लगातार बढ़ता चला जाए। इस पर अगर एक प्लस चार्ज था ना तो दूसरे वाले पर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, नो समझ लो। तीसरे वाले पर 3 आ जाएंगे, अच्छा। चौथे वाले पर 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब बढ़ता चला जाएगा। इंडिकेट कर जा रहा तुम। जैसे ही हम लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाओगे ना, तो एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर एक चीज़ बढ़ जाए, उसका नाम हो नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश, याद कर लो ऐसे शब्द को, कौन सा आवेश बढ़ जा। तो जब लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाते हैं तो दूसरे तत्व पर जाने पर जो होता है कि उनका ना जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाने किसी चीज़ का जब करंट लगा ना तो होता छोटी आकार। मान लो तुम्हारा करंट लगा दिया तो मोटे ताजे जाओगे, खींचे लगा सारा माल ताल। जब नहीं किसी चीज़ करंट लगा कैसे हो जाओगा, नो मत समझ रहा हो, तो सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा। तो ये हालत है उसका, इसका आकार लगातार पे घटता चला जाएगा। समझ में आई बात है, क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाएगा। कारण लिखो, लेंथेनाइड अंकुचन का कारण है ये लिखो। जब लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हैं, जब लेंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तथा इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है तथा इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं। लिख दिया, बढ़ते जाते हैं। अभी क्या लिखा तुमने, इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं। फिर लिखो इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष से जुड़ते जाते हैं, एक लाइन और लिखो, तथा इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष से जुड़ते जाते हैं, 4f उपकोष से जुड़ते जाते हैं। इतना ही लिखना है उस कारण। अब परिणाम, हेडिंग बनाओ, लेंथेनाइड अंकुचन के परिणाम। फिर लिखना तुम, हेडिंग बनानी, पहली हेडिंग इसके अंदर ए हेडिंग, लेंथेनाइडों में समानता, लेंथेनाइड के तत्वों में समानता से भी कह सको।
लेंथेनाइड पैसे कल को दे दो। लेंथेनाइड लेंथेनाइडों में समानता, ये हेडिंग बनानी, लेंथेनाइडों में समानता, समझ गए। तो लेंथेनाइडों में समानता हेडिंग बनानी, पता क्या हो, क्या कारण हो, जब लेंथेनाइड अंकुचन हो ना, तो लेंथेनाइड अंकुचन होने से ये हो, जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंकुचन होगा, उनका परमाणु आकार और परमाणु में एक तो उनकी परमाणु त्रिज्या हो, एक आयनिक त्रिज्या हो, जब लगातार दोनों कम होती चली जाएगी ना, तो कम होने से क्या होगा, उनके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे। और रासायनिक गुण समान होने का मतलब इतने रासायनिक गुण समान हो जाएंगे, जब अंकुचन होगा तत्वों में परमाणु त्रिज्या कम होगी और परमाणु आयनिक त्रिज्या कम होगी। तो इसका कारण ये होगा, लेंथेनाइड अंकुचन का कारण ये होगा, परिणाम ये निकलेगा कि उस तरह जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व उनके रासायनिक गुण समान हो जाएंगे। और जब किसी के रासायनिक गुण समान हो जाए तो हरकत एक जैसी करो, वरना दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे तो दोनों का ब्याह ही गर्म होगा। सही बात यह, दोनों एक ही बहन से शादी करेंगे तो एक दूसरे वाली बहन से, समझ में आई बात है। तो यहाँ इसके तत्व भी यही खास बात हो, लेंथेनाइड तत्वों के, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में अंकुचन हो जाना, एक तो उनके रासायनिक गुण समान हो जा, और रासायनिक गुण समान होने तो ये हो जा, इतने रासायनिक गुण समान हो जा, पहचान नहीं भूल जाओगे तुम कौन सा पहले नंबर पर आ कौन सा दूसरे नंबर पर आ। इतने रासायनिक जो पहले वाला तत्व जो काम करेगा, अगर पहले वाला तत्व जल के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो दूसरे वाला कूद के जल के साथ रिएक्शन करेगा, अभी की दिया करेगा। इतने रासायनिक गुण समान हो जा, लेंथेनाइड अंकुचन से। हेडिंग देखो मैंने क्या बनवाई, तुम समानता आ जाएगी तुम, तो लिखो, ये लिखो, लेंथेनाइडों में त्रिज्याएं, लेंथेनाइडों में त्रिज्याएं अत्यंत कम होने के कारण, लेंथेनाइडों में त्रिज्याएं अत्यंत कम होने के कारण, लेंथेनाइडों में त्रिज्याएं अत्यंत कम होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना अत्यंत कठिन होता है। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना यानी अलग करना, अलग ही नहीं कर सकते तुम। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना अत्यंत कठिन होता है। अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना अत्यंत कठिन होता है। ठीक, तो ये होगा पहला पॉइंट, पहला परिणाम होगा। दूसरा परिणाम क्या निकलेगा भाई, बी पॉइंट, बी हेडिंग बना लो, बी हेडिंग बनाओ, अक्षारकता में अंतर, अक्षारकता में अंतर, अक्षारकता में अंतर, ये हेडिंग बनाओ, अक्षारकता में क्या अंतर हो भाई। अच्छा, अक्षार कैसे क्या हूँ, अक्षार पता कैसे बोल लो, जिसमें ओ एच आयन आ जा, जिसमें ओ एच आयन आ जाए उसे अक्षार बोल लो। तो इस श्रेणी के तत्वों की ना अक्षारकता लगातार कम होती चली जाती है जब तक सब तक लास्ट में पहुंचोगे ना तुम। देखो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में जब पहले स्थान से दूसरे स्थान पर चला तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी और आयनिक त्रिज्या भी घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटने पर ये कारण हो कि इनकी जो अक्षारकता ना, यानी ओ एच आयन की जो शक्ति, ओ एच आयन की जो शक्ति है, हाइड्रोक्साइड आयन की जो शक्ति लगातार वो सामर्थ्य, उनकी शक्ति ताकत कम होती जाती है। इसलिए सबसे लास्ट में जाओगे ना, सबसे लास्ट में जो तत्व लिखा हुआ उसका नाम LU लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, LU लिखा हुआ, LuOH का होल थीराइज, ये सबसे कम अक्षारीय हो, यानी अक्षारकता घटती चली जा। और अक्षारकता घटने का मतलब सबसे कम कड़वा लगेगा, जो सबसे ज़्यादा तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, उसे क्या बोल रहे हो, अक्षार है। अक्षार की क्या पहचान हो, अक्षार वो जो स्वाद में कड़वे हों,
सही बात है, तीखे हों उन्हें क्षार बोल लो, और जो स्वाद में खट्टे उन्हें क्या बोल लो, अम्ल बोल लो। लेकिन इसमें सबसे लास्ट में जाओगे ना, जैसे पहले तत्व से जो पहले वाला होगा वो ज़्यादा क्षारी होगा, दूसरे वाला थोड़ा कम क्षारी होगा, तीसरे वाला कम क्षारी होगा, सबसे लास्ट तक जाओगे तो लास्ट वाला ऐसा लगेगा तुम्हें क्षार है ही नहीं, वो अम्ल ही बना गया एक प्रकार तक। लास्ट तक जाते 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 तो फील हो जाएगा कि इनकी क्षारकता लगातार घट रही है। क्यों घटी? लेंथेनाइड अंकुचन के कारण घटी। समझ बात है, क्यों घटी? लेंथेनाइड अंकुचन के कारण। वही तो पढ़ रहे हो कि किसका इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। इस जो भी लेंथेनाइड अंकुचन हो जाए ना, तो जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व उनकी जो अक्षारकता ना वो भी लगातार घटती जाती है। ये रिजल्ट निकल कर आया। लिखो लिखो लेंथेनाइड अंकुचन के कारण, लेंथेनाइड अंकुचन के कारण लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का परमाणु तथा आयनिक आकार नियमित रूप से घटता है। परमाणु परमाणु तथा आयनिक आकार परमाणु तथा आयनिक आकार नियमित रूप से घटता है। लिख दिया। अतः LaOH का होल थ्योराइज सबसे शुरू वाला LaOH का होल थ्योराइज अधिक अक्षारीय है, अधिक अक्षारीय है, अधिक अक्षारीय है, जबकि जबकि LuOH का होल थ्योराइज सबसे कम अक्षारीय है, जबकि LuOH का होल थ्योराइज सबसे कम अक्षारीय है। ये प्रश्न तुम्हारा समाप्त हुआ। इस प्रश्न को पूरा पढ़ो जो लिखवाया तुम, यही प्रश्न दोबारा पढ़ो, सारा का सारा इसका उत्तर सुनूंगा मैं भी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, बीच में करवा रहा हूँ। कॉपी तो बैठने जाना पड़ने का तुम्हें, चुपचाप जब भी चैप्टर पढ़ने का मन करे 10 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, एक भी सवाल नहीं बच सकता। लिखो पहला क्वेश्चन, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक संक्रमण धातुएं तथा उनकी यौगिक अनुचुंबकीय हैं, कारण बताइए। संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय हैं, कारण बताइए। 2022 में आया, 2016 में आया। लिख लिया? एक पर्सन और लिखो, अभी पर्सन ही लिख लो, अभी इसके पर्सन लिखो, फिर उत्तर लिखवाएंगे। एक पर्सन और लिखो, संक्रमण धातुओं की कणन, अब कणन लिखना, कणन या आयन भी कह सको, आयनन, ब्राइट में आयनन लिख दियो। वहाँ पेपर में जब नाम पूछा गया यही नाम देके पूछा सको। कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, कणन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, कारण बताइए। कारण बताना ना सबका।
एक क्वेश्चन और, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताइए। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताइए। 9वें क्वेश्चन में तो पक्का पेपर में सवाल आएगा, याद रखिए इस बार। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताइए। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताइए। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, कारण बताइए। एक क्वेश्चन और लिखो, संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यह बात मैंने कल ही बताई है तुम्हें। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कारण बताइए। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कारण बताइए। लिख दिया, कारण बताइए। पहला, छोटे छोटे उत्तर आएंगे, ज़्यादा बड़े इनके उत्तर नहीं है। पहला प्रश्न पढ़ो क्या है और उसका उत्तर देख खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ो तमीज, क्या पूछा उसने प्रश्न में। सामान्य संक्रमण धातुएं उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये अनुचुंबक क्या हो? अनुचुंबक किसे कहूँ? अनुचुंबक जिसमें चुंबक के गुण नहीं होते। जिसके अंदर चुंबक के गुण हो तो बोलो चुंबकीय, जिसके अंदर चुंबक के गुण नहीं होते उसे बोलो अनुचुंबकीय। उनका संक्रमण धातुएं जो और उनके यौगिक वे अनुचुंबकीय होते हैं, कारण बताओ। कुछ तत्व ऐसे हो जिनके अंदर चुंबक के गुण होते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे तत्व उसके अंदर मौजूद हो संक्रमण धातु के अंदर। डी संक्रमण धातु समझ लेना, डी ब्लॉक के तत्व की बात हो रही है यहाँ से। डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हो उनके अंदर ना चुंबक के गुण ही नहीं होते, तो जिनके अंदर चुंबक के गुण नहीं होते वे अनुचुंबकीय, हम ऐसे क्या कहेंगे, उन तत्वों के अंदर अनुचुंबक के गुण हो। ये जो तत्व है अनुचुंबकीय, इसका कारण क्या है? उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा तुम कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे क्या हो। पहले लिखो थोड़ा सा, लिखो। पदार्थों में पदार्थों में पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण, पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण अनुचुंबकत्व का गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसका गुण? अनुचुंबकत्व का गुण। किसमें? पदार्थों में। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पदार्थ होते हैं, इसमें लिखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में पदार्थ होते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। होगा। अब जो डी ब्लॉक के तत्व है ना, इसमें कुछ तत्व ऐसे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, उन्हें हम क्या बोल रहे? उन्हें बोल रहे अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोल रहे? लिखो, डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं।
डी ब्लॉक के तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये तत्व अनुचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए ये तत्व अनुचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए तत्व अनुचुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर 2 पढ़ो। संक्रमण धातुओं की आयनन एंथैल्पी, कणन एंथैल्पी को हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं, इनका मान उच्च होता है। इनकी ऊर्जा इतनी हाई क्यों होती है? तो इसमें एक ही लाइन लिखेंगे, इसमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन हो उनकी संख्या अधिक होती है। इतना सा लिखोगे काम खत्म हो जाएगा। उत्तर लिखो थोड़ा सा, यूँ लिखो, संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्योंकि संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्योंकि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तीसरा प्रश्न पढ़ो, तीसरा प्रश्न। संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है। यही तो प्रश्न ना, कि रंगीन यौगिक क्यों बनावा है? ऐसा यौगिक क्यों बनावा जिसमें कलरफुल हो, जिसमें हम कोई सा भी कलर डाल लेंगे ऐसा ही कलर दिख जाएगा। रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं, इसका कारण ये जानना हमें। एक लाइन लिखो, उत्तर में लिखो, संक्रमण धातुएं ठोस अवस्थाओं में रंगीन होती है। संक्रमण धातुएं ठोस अवस्थाओं में रंगीन होती है। ऐसा दृश्य प्रकाश के अधिक अवशोषण के कारण होता है। ऐसा दृश्य प्रकाश के अधिक अवशोषण के कारण होता है। चूंकि संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। चूंकि संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये डी संक्रमण भी कहलाते हैं। डी ऐसा करोगे, डी संक्रमण डैश लगा के डी संक्रमण भी कहलाते हैं। इसलिए डी संक्रमण भी कहलाते हैं। चौथा पार्ट पढ़ो उसका, जो तो मैंने कल भी समझाया था तुम। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कल बताया था तुम उत्प्रेरक क्या हो। लिखो, अगला चौथा उत्तर है इसका ही 9वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन था ना, 9वें का चौथा लिखो, संक्रमण धातुएं तथा इनकी यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं।
उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इनमें यह गुण इसलिए होता है, इनमें यह गुण इसलिए होता है, इनकी संयोजकता बदलती रहती है तथा ही संकुल यौगिक बनाते हैं। इतना ही लिखना बस। इनमें यह गुण इसलिए होता है, इनकी संयोजकता बदलती रहती है, इनकी संयोजकता बदलती रहती है और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। इनकी संयोजकता बदलती रहती है और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। पढ़ लोगे से तो आसान आसान ही है, तो दो दो तीन तीन लाइनें से वैसे भी रट्टा मार के चले जाओ, बाहर ही नहीं आने का सवाल, कोई मतलब ही नहीं बैठता। कितने सवाल हो गए भाई? 9 हो गए। 10वें सवाल का पहला सवाल, दसवें सवाल का पहला सवाल, क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से होती है? क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से होती है? अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के ब्रैकेट में लिख लेना KMnO4। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होती है? अभी की लिखने वाले हैं हम। अभी ऑक्जेलिक अम्ल के साथ होती है। एक क्वेश्चन और लिखो, लिंथेनाइड तत्वों के अधिकांश आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? लिंथेनाइड तत्वों के अधिकांश आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? एक क्वेश्चन और लिखो, तीसरा इसका, एक्टिनाइड के उपयोग लिखिए। एक्टिनाइड श्रेणी देना है एक, उसके उपयोग लिखने हैं। एक्टिनाइड के उपयोग लिखिए, एक्टिनाइड के उपयोग लिखिए। एक और, KMnO4 को गहरे रंग की लाल बोतलों में क्यों रखा जाता है? KMnO4 को गहरे रंग की लाल बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्या लिखा है? KMnO4 को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? इतना लिखो बस। KMnO4 को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? एक और प्रश्न, 92U ऐसे लिखा है, 92, उसके बाद लिखा हुआ U, यूरेनियम है। 92U का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
लिख दें यहाँ तक? ठीक। एक और सी डी इसके ऊपर लिखा हुआ 2+। लवण सफ़ेद क्यों होते हैं? इसके लवण सफ़ेद क्यों हुआ? सफ़ेद क्यों हुआ? अब बताओ पहला प्रश्न क्या लिखवा था 10वें का? 10वें का पहला प्रश्न क्या लिखवाया था? क्या है? पोटेशियम क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से होती है? क्या ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र पता? पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। ये KMnO4 इसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट बोल लो। इससे क्रिया करवानी पहले तो H2SO4 के साथ क्रिया करवा दी। यह बहुत बड़ी विक्रिया, एक ही विक्रिया चैप्टर में थारे माथे पर लिखी हुई आई। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या हो पता कुछ? 5H2C2O4 ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। मैं संतुलित करके लिखूँगा पूरी समीकरण। यहाँ 3 एरो का चिन्ह लगाया। इसका नाम क्या है? इसका नाम अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट। लिख दोगे ना हिंदी में पूरा? अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल बना क्या उधर? जो बना मैं वो भी लिखने जा रहा हूँ। K2SO4 का नाम बताओ क्या हो? K2SO4 इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। और क्या बनेगा भैया? K2SO4 प्लस 2MnSO4 2MnSO4 यह भी समीकरण भी सुनूंगा मैं, रट लिए सब। MnSO4 का नाम बताओ क्या है? मैग्नीज सल्फेट है इसका नाम। प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। मैंने कहा था नहीं बहुत बड़ी समीकरण है ये हो। उत्तर क्या है इसका? प्रश्न अब प्रश्न पढ़ो क्या बता दो। क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करते हैं? तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल तक कर दी। तो ऑक्जेलिक अम्ल तक करने में पता क्या हो रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल तक करने पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही और जल बन रहा है हमारा, और मैग्नीज सल्फेट बना और K2SO4 बना पोटेशियम सल्फेट ये बना है, और ये CO2 गैस बाहर निकल गई। अब लिखेंगे फिर ये समीकरण लिखेंगे। लिखो जब उत्तर में लिखो जब KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है लिख लिया? ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करता है तो ये लिखो K2SO4 तथा MnSO4 बनता है। K2SO4 तथा MnSO4 बनता है। CO2 तथा H2 बाहर निकलते हैं। CO2 तथा H2 बाहर निकलते हैं। CO2 तथा H2 बाहर निकलते हैं। ये समीकरण लिख दो पूरी समीकरण। ये बहुत बड़ी समीकरण, इतनी बड़ी समीकरण जब तो बार बार पूछे थे पेपर में।
लिख दिया, कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न बताओ क्या था अगला, इससे पूरा प्रश्न। अगला प्रश्न बता दो बड़का जल्दी फटाफट। तो क्या था प्रश्न? क्या? लेंथेनाइट तत्वों में अधिकांश आयन +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्या कारण है बताना। ये तो हाँ, तो बस एक ही कारण है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसमें। उत्तर में लिखो, लेंथेनाइट तत्वों के अधिकांश आयन, लेंथेनाइट तत्वों के अधिकांश आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइट तत्वों के अधिकांश आयन +3 ऑक्सीकरण अवस्था, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के इसलिए होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जानेंगे तुम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो। ऑक्सीकरण अवस्था में अनुचुंबकीय प्रकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सीधी साधी लड़की तुमने खराब कर दी। लिख दिया। अगला प्रश्न बताओ क्या था। एक्टिनाइड का उपयोग, थोरियम का नाम सुना है? एक्टिनाइड में यहाँ एक्टिनाइड में लिखा हो थोरियम, 90 नंबर पर है थोरियम, और थोरियम का परमाणु बम बनाएगा, उपयोग नहीं होगा एक परमाणु बम बनाने में। नंबर 1 लिखो, हेडिंग बनाओ। अगर हेडिंग बनाओ एक्टिनाइड के उपयोग, तीसरे प्रश्न का उत्तर में हेडिंग बनाओ एक्टिनाइड के उपयोग, एक्टिनाइड के उपयोग, एक्टिनाइड के उपयोग। जिसमें लिखो परमाणु रिएक्टर में, जानो परमाणु रिएक्टर का हो जहाँ परमाणु बम की विक्रिया करवाई जा, उसे बोलो परमाणु रिएक्टर। लिखो परमाणु रिएक्टर में थोरियम एक नाभिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर रिएक्टर में थोरियम एक नाभिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। थोरियम, TH थोरियम, और ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट लिखो, यूरेनियम का नाम सुना है? यूरेनियम का, ये भी एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। लिखो यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर के ईंधन के तरह ही होता है। यूरेनियम का उपयोग भी परमाणु रिएक्टर में ईंधन की तरह ही होता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन की तरह ही होता है। तथा यूरेनियम का उपयोग, यूरेनियम का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग, जानो टेक्सटाइल उद्योग क्या हो? कपड़ा उद्योग। यूरेनियम का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग, यूरेनियम का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग कोमा औषधि उद्योग में होता है, या औषधियों में होता है, औषधियों में होता है। अगला पॉइंट,
कितने उपयोग हो गए? 2 हो गए ना। तीसरा उपयोग इसका, एक तत्व प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ये भी एक्टिनाइड का ही, प्लूटोनियम लिखो। प्लूटोनियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में, प्लूटोनियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में, प्लूटोनियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु हथियारों में होता है। परमाणु बम बनाया जा सकता। प्लूटोनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन के रूप में परमाणु हथियारों के रूप में होता है। हो गया यहाँ तक? आगे चलो भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? बताओ। KMnO4, KMnO4 को गहरे रंग की बोतलों में बंद करके क्यों रखा जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ना जो KMnO4 हो टूट जा, बिखर जा, इसलिए बोतलों में डाल कर रखा जा ताकि इसको ताप का प्रभाव ना पड़े। इतना सही उत्तर है इसका। लिखो क्योंकि, उत्तर में लिखना क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में KMnO4 का अपघटन K2MnO4 में हो जाता है। ये बन जाएगा इसका, इसलिए बोतलों में डालकर रखा जा सकता। KMnO4 का अपघटन K2MnO4 में हो जाता है। क्या हो रहा है? इस तरह तो भूत बंगले में नहीं करता कोई। और बताओ क्या था अगला सवाल? बानवे यू, अच्छा, यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत सारे करने बता देता हूँ, लेकिन ये जाए तो फिर वहाँ तड़फा लगाओ, छोड़ कर भागो वैसे। ये 92 ना, यहाँ 92 लिखा है मैंने और यहाँ यूरेनियम लिखा है। तो इतने सारे तो लिखवाया था मैंने। तो हीलियम लिखवाया था तुम, हीलियम के बाद एक लिखवाया था नियोन, एक आर्गन लिखवाया था। उसके बाद क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन हो 86 पर, 88 92 के आसपास। तो मैं रेडोन लिख दूंगा, पहले RN लिख दूंगा, उसे ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो 86 तो हो गए। बचे कितने? 86 तो हो गए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 92 हैं। तो 6 बच गए, देखो 6 बच गए। तो उसके बाद देखेंगे हम क्या फंडा बैठेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 7s2। क्या लिखेंगे? 7s2। देखिए पूरे के पूरे 92 में हो जाएंगे, नहीं है 7s2। उसके बाद 6d1। उसके बाद भैया 5f3। अब बोलो का तो भाई नोट कर लो तुम्हें, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दर्द पहले से है ज्यादा, ठीक। चलो और बताओ अगला प्रश्न क्या था? CD2+ के लवण सफ़ेद क्यों होता है? दुनिया का सबसे हार्ड प्रश्न यही है, क्योंकि इसमें D कक्षक इसके पूरे भरे हुए होते हैं। इतना ही उसका उत्तर है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, D कक्षक पूरे भरे हुए नहीं। उत्तर में लिखो क्योंकि इनके D कक्षक पूरे भरे होते हैं।
क्योंकि इनके डी कक्षक पूरे भरे होते हैं। और भी क्या पूरे हो गए? बहुत होते नहीं। तो ये हमारा डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर फिनिश हुआ। मुझे तो लगता नहीं इससे बाहर तो कोई सवाल आएगा, आया तो है नहीं आज तक, तो आने का कोई चांस नहीं है। समझ में आया बात? ये कल को उसका टेस्ट होगा जो पढ़ा था उन्हें उस चैप्टर का पूरे का।